रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहसन अवैसी और मैं आपको PSG के एकेडमी के फ़ोरम पे वेलकम करता हूं। आज हम इंशाल्लाह FIA का असिस्टेंट डायरेक्टर का 2022 का जो पेपर है उसके अंदर मैथ वाला पोर्शन करने वाले हैं। मैथ के हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 4/x मल्टीप्लाई बाय 10x - 4, ये सारा स्क्वायर रूट में है, -8 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन दी गई है, वो कह रहा है x की कौन सी वैल्यू हो तो ये सारा कुछ इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारे पास वो वाला जो डायरेक्ट मेथड होता है उसको यूज़ करने में हमें टाइम लग जाएगा। हमारे पास यहाँ पे गिवन ऑप्शंस हैं पड़े, 3 ऑप्शंस उसने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका जो होता है, अगर हमें ऑप्शंस दिए गए हों तो बारी बारी ऑप्शंस की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं कौन सी वैल्यू जो है गिवन स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो गिवन ऑप्शंस जो हैं हमारे पास 3 हैं, वो है हमारे पास 0, 2 एंड 4। इन तीनों को हम बारी बारी वेरीफाई कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशन है ये 4/x स्क्वायर रूट 10x - 4 -8। अब यहाँ पे x की वैल्यू बारी बारी पे हम 0, 2 और 4 पुट करके देख लेंगे कौन सी वैल्यू जो है इस सारी स्टेटमेंट को वेरीफाई करती है। इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है, इज़ इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो देखते हैं किस तरह इज़ इक्वल टू 0 आएगा। सबसे पहले हम इस 0 को वेरीफाई करते हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, बन जाएगा हमारे पास 4/0। आगे जिस किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें सारे का सारा कुल मिला के 0 हो जाएगा। -8 कर देंगे तो 0 - 8 इज़ इक्वल टू 0 तो नहीं आता, आंसर तो इसका -8 आता, -8 इज़ इक्वल टू 0 तो नहीं होता। तो इसीलिए हमारा 0 वाला जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 2। इस 2 को हम वेरीफाई करते हैं, क्या करेंगे 4 ओवर जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पे 2 पुट करना है, 4/2। आगे हमारे पास स्क्वायर रूट 10, x की जगह पे दोबारा से 2 आ जाएगा, -4, ठीक है, साथ में आ जाएगा -8 इज़ इक्वल टू 0। 4/2 क्या होता है हमारे पास 2 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 होता है, 20 - 4 क्या होता है 16। 16 का स्क्वायर रूट हमने लेना है। 16 जो है किस चीज़ का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 4 बनेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 - 8 इज़ इक्वल टू 0। 4 2 ज़र क्या बनता है 8 बनता है, 8 - 8 0, 0 इज़ इक्वल टू 0। देखें लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड बन रही है, मतलब x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at present the age of Ali is x - 10 years. What will be his age after 12 years? अली कोई आदमी है, उसकी करंट एज कितनी है x - 10 ईयर्स, इतने साल है। अब आगे जितने सालों बाद इसकी किसी की भी अगर फ्यूचर एज निकालनी हो तो करंट एज में हम कुछ ना कुछ प्लस करते हैं। अगर किसी की पास्ट की एज निकालनी हो कि इतना अर्सा पहले उसकी एज कितनी थी, उसमें हम कुछ ना कुछ माइनस करते हैं। करंट एज उसकी इतनी है, फ्यूचर में की एज वो पूछ रहा है, वो कह रहा है 12 साल बाद उसकी कितनी एज होगी। जितने साल बाद की बात वो पूछ रहा हो उतना हम इसमें प्लस कर देते हैं। x - 10 + 12 -10 + 12 ये होता है 2, x + 2 ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 64। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। इसमें देखिए स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कि हाफ पावर। अब ये वाला 2 हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है, यहाँ पे इंडेक्स में 2 लिखा हुआ है। अगर इंडेक्स में 3 या 4 हो उसको हम लिखते हैं, अगर इंडेक्स में 2 हो तो उसको हम नहीं लिखते। कहने का मकसद ये है किसी भी चीज़ की जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो उसका मतलब यही साइन होता है। अगर क्यूबिक रूट हो तो फिर ये वाला साइन लिखने के बाद वो वाला नंबर यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। अगर 4th रूट हो तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। एनीवेज अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अंदर वाला स्क्वायर रूट सॉल्व होगा। 64 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 64 जो है किस चीज़ का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 8 8 64 होता है। तो ये 8 आ गया, यहाँ पे बाहर वाला स्क्वायर रूट हमारा यहीं पे मौजूद रहेगा। तो 8 का स्क्वायर रूट वैसे निकालना हमारे लिए डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो 8 स्क्वायर रूट ही हमारा राइट आंसर होगा। गिवन ऑप्शंस में नहीं है तो हम यहीं पे इसी को ही अपना राइट आंसर समझ लेंगे। नन ऑफ दीज बनेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर b फ्रॉम 10 टाइम्स ऑफ अ नंबर c। वो कह रहा है 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर b हो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कोई b है उसका 8 गुना आपने निकालना है, फिर उसको माइनस कर देना है। b का 8 गुना क्या बनेगा 8b बनेगा, उसको आपने माइनस करना है, मतलब 8b को आपने माइनस करना है किस चीज़ में से 10 टाइम्स ऑफ c के 10 गुना में से b का 8 गुना माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब ये है कि हमने 10c में से 8b माइनस करना है, c हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
On solving x plus 2y is equal to 13, x plus y plus z is equal to 12, 2y plus z is equal to 11. आंसर विल बी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब हमें इक्वेशंस दी गई हों और उसके अंदर जो वेरिएबल दिया गया है उसका आंसर निकालना हो तो हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली जो MCQs होते हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर्स गिवन होते हैं, आंसर मौजूद होते हैं। हमने जस्ट आंसर्स को पुट करके वेरीफाई करना होता है। लंबे चौड़े तरीके में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो गिवन ऑप्शंस हैं इन्हीं को ही बारी बारी अपनी इक्वेशंस में पुट करके हम राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस इसके गिवन हैं, 3 इक्वेशंस उसने दी थी, x plus 2y is equal to 13, x plus y plus z is equal to 12 and 2y plus z is equal to 11। गिवन जो 3 ऑप्शंस हैं उनमें से पहला ऑप्शन है हमारे पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3। इसको हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डाल के वेरीफाई करते हैं। x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू 5 हो, z की वैल्यू 3 हो, तो क्या इन सबको प्लस करें 12 बनता है। 4 + 5 + 3 इज इक्वल टू 12 बिल्कुल बन जाता है। तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये तो वेरीफाई हो जाती है। हमारे तीनों ऑप्शंस में x, y और z की वैल्यू 4, 3 और 5 ही है, लेकिन आगे पीछे हो रही हैं, तो ज़ाहिर है इनको सम करने से 12 ही बनेगा। तो ये वाली इक्वेशन तो वैसे भी तीनों ऑप्शंस पे ही वेरीफाई होती है। हमने बाकी दोनों इक्वेशंस को देखना है, वो वाली भी वेरीफाई होनी चाहिए, तब हमारा राइट ऑप्शन जाके बनेगा। तो ये वाली जो तीनों वैल्यूज़ हैं इसके ऊपर तो वेरीफाई हो जाती हैं। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन के ऊपर वेरीफाई होती हैं या नहीं होती। तो x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू 5 हो, z की वैल्यू 3 हो, इसमें x और y यूज़ हुए हैं, तो इन दोनों को हम वेरीफाई करते हैं। x की वैल्यू 4 हो, मैं यहाँ पे x की जगह पे 4 लिखता हूँ, प्लस 2 × y की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू राइट साइड पे तो 13 है। देखते हैं 13 आता है नहीं आता। 4 + 5 2 = 10 बनता है। 4 + 10 इज इक्वल टू ये 13 क्या 4 + 10 ये तो बनता है 14। 14 क्या 13 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो ये वाली जो वैल्यू है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3, ये इसी इक्वेशन को ही वेरीफाई नहीं करता। इसको करे या ना करे, कोई भी हम वैल्यूज़ लें x, y और z की तीनों ऑप्शंस में से कोई भी वैल्यू लें, वो इन तीनों वैल्यूज़ को वेरीफाई करनी, तीनों इक्वेशंस को वेरीफाई करनी चाहिए। किसी एक इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करी मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास x = 3, y = 5, z = 4, x + y + z = 12। इसको ये वेरीफाई करता है, बिल्कुल यही करता है। 3 + 5 + 4 = 12 होता है। अब देखते हैं इस इक्वेशन को भी वेरीफाई करना चाहिए, फिर हम एंड में देख लेंगे इसको भी वेरीफाई करता है नहीं करता। एक को वेरीफाई कर लिया, दूसरे को वेरीफाई करते हैं। x + 2y = 13 होना चाहिए। x की वैल्यू 3 है, प्लस 2 × y की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 13 होना चाहिए। 3 + 5 2 = 10 इज इक्वल टू 13, 13 इज इक्वल टू 13। तो इस इक्वेशन को ये वेरीफाई कर जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं यही वाली वैल्यूज़ इस इक्वेशन को भी वेरीफाई करती हैं या नहीं करती। तो x यहाँ पे क्या है 2y + z = 11 बनना चाहिए। 2 है और y की वैल्यू क्या है 5 प्लस z की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 11। 5 2 = 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। ये क्या बनता है 14 इज इक्वल टू 11। क्या ये इसके इक्वल होता है, नहीं होता। तो मतलब अब ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक नहीं है। x = 3, y = 5, z = 4, ये वाली वैल्यूज़ दो इक्वेशंस को तो वेरीफाई करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, तीसरी को सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये वाली वैल्यूज़ भी हमारे राइट ऑप्शन नहीं है। ये है हमारा तीसरा ऑप्शन, x = 5, y = 4, z = 3। इसको अब हम देखें, सबसे पहले इस इक्वेशन को आप वेरीफाई कर ले। ज़ाहिर है 3 को प्लस करें 12 बनता है। ये वाली इक्वेशन तो वेरीफाई हो गई। अब इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। x + 2y = 13, x की वैल्यू 5 है, प्लस 2y, 2 × y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू 13 होना चाहिए। 4 2 = 8 बनता है, 8 + 5 इज इक्वल टू ये 13, 13 इज इक्वल टू 13, मतलब ये वाली इक्वेशन तो वेरीफाई होगी। अब हमने ये वाली इक्वेशन वेरीफाई करनी है। 2y + z = 11 होना चाहिए। 2 × y की वैल्यू क्या है 4 प्लस z की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 11। 4 2 = 8 होता है, 8 + 3 11, 11 इज इक्वल टू 11, सॉरी 11 इज इक्वल टू 11। तो ये 11 इज इक्वल टू 11 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाली इक्वेशन भी वेरीफाई हो रही है, ये वाली भी वेरीफाई हो रही है, ये वाली भी वेरीफाई हो रही है। इसीलिए यही वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है, जिसमें x = 5 है, y = 4 है और z = 3 है। ये हमारा राइट ऑप्शन है। द सम ऑफ सीरीज 1, 5, 9, 13 टू 40th टर्म इज़, एक सीरीज़ दी गई है, वो कह रहा है इसकी 40 टर्म्स तक सब टर्म्स को प्लस कर दें। द सम ऑफ सीरीज़, इस सीरीज़ को सारी टर्म्स को प्लस कर दें तो इसकी 40 टर्म तक, तो इसका आंसर क्या बनेगा ये हमने निकालना है।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है, इसके अंदर वो कह रहा है 40 टर्म्स को प्लस करें तो क्या आंसर बनेगा। नंबर ऑफ़ n टर्म्स को हमने अगर प्लस करना हो, सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि a1 प्लस लास्ट टर्म यानी कि an ओवर 2। ये होता है n टर्म्स को प्लस करने का फार्मूला। हमें आखिरी टर्म का नंबर पता होना चाहिए, पहली टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए, आखिरी टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे 40 टर्म्स हैं तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 40 बन जाएगी, a1 यानी कि पहली टर्म जो कि 1 है, an यानी कि 40वीं टर्म ओवर 2, ये हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें n की वैल्यू भी पता है, पहली टर्म भी पता है, 40वीं टर्म पता नहीं है। 40वीं टर्म को निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, कोई भी नंबर ऑफ़ टर्म हमने निकालनी हो किसी सीरीज़ के अंदर, उसका फार्मूला होता है an, nth टर्म कोई भी टर्म हमने निकालनी है उसका फार्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 का मतलब होता है पहली टर्म, n-1 n का मतलब होता है जो भी टर्म निकालनी है उसका नंबर, -1 इंटू डी का मतलब होता है डिफरेंस, हर दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस कितना आ रहा है। अब आपको पता ही है फर्स्ट टर्म, इसमें a1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। a1 प्लस n-1 मतलब कौन सी टर्म हमने निकालनी है, 40वीं टर्म निकालनी है ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 40 - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब हर दो टर्म्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए 1 से 5 तक 4 का डिफरेंस आ रहा है, 5 से 9 में 4 का डिफरेंस आ रहा है, 9 से 13 में 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ओके, तो ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं an यानी कि nth टर्म हमारी क्या बनेगी, 1 प्लस 40 - 1 39 बनता है, 39 4 ज़ार 156, 156 ये हो गया, प्लस 1 ये बनता है 157। ये बन गई nth टर्म। n की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 40वीं टर्म, n की वैल्यू देखिए हमने 40 पुट की थी, तो ये आ गई हमारे पास 40वीं टर्म। 40वीं टर्म की वैल्यू है 157, तो यहीं पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू a1 प्लस an ओवर 2। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है, तो इसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले n नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 40 है, इंटू a1 प्लस an। a1 यानी कि पहली टर्म क्या है हमारे पास 1 है, प्लस an यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कौन सी थी, जो 40वीं टर्म है वो 157 है, ओवर 2, तो 2 1 से 2 होता है, 2 20 ज़ार 40 बनेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 157 और 1 कितना बनता है 158 इज़ इक्वल टू 3160। ये है 40 टर्म्स को प्लस करें तो उसका फाइनल आंसर। नंबर ऑफ़ टर्म्स को प्लस करने का फार्मूला ये है n इंटू a1 प्लस an ओवर 2, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स। और nth टर्म को या tn भी इसको कहते हैं, an या tn भी कहते हैं हम, ठीक है। तो किसी भी नंबर वाली टर्म को निकालने का फार्मूला ये होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a1 होता है पहली टर्म, n-1 यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स -1 इंटू डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस, हर दो टर्म्स में कितना डिफरेंस है। तो फाइनली हमारे पास आंसर ये आ गया, गिवन ऑप्शंस भी ये मौजूद नहीं है, तो हम नन ऑफ दीज को टिक कर देंगे। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज़ 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 0, फिफ्थ टर्म इज़। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता ही है, कोई एक प्रोग्रेशन है, एक सीरीज़ है, ठीक है, कोई भी एक सीरीज़ है नंबर्स की, उसके अंदर वो हमें खुद ही खुल के कह रहा है कि पहली टर्म उसकी 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, मतलब हर दो टर्म्स के दरमियान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मतलब तमाम टर्म्स जब कोई डिफरेंस है ही नहीं तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा होगा ना, ज़ाहिर सी बात है। पहली टर्म अगर 3 है, अगली भी 3 होगी, उससे अगली भी 3 होगी, उससे अगली भी 3 होगी, सारी टर्म्स 3 ही होंगी। चाहे 5वीं टर्म पूछे या 500वीं टर्म पूछे, सारी टर्म्स 3 ही बनेगी। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। लेकिन इसको अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो ये मैं आपको करा देता हूँ। इसमें आप देख लें, an इज इक्वल टू nth टर्म हमने निकाली है, n के फिफ्थ टर्म हमने निकालनी है, a5 हमने निकालना है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, उसने खुद ही बताया, प्लस n-1 यानी कि 5 - 1 इंटू डी। अब डी की वैल्यू क्या है, उसने खुद ही कहा है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। 5 - 1 ये 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 बन जाएगा, प्लस 3, तो 3 प्लस 4 0 ज़ार 0 बनता है, तो 3 प्लस 0 यानी कि 3 ही आ जाएगा। चाहे 5वीं टर्म निकालें या 10वीं टर्म निकालें, कोई भी टर्म निकालें, उसका आंसर 3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, द pth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ q एंड qth टर्म इज़ p, देन p प्लस qth टर्म इज़। कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है
जिसके अंदर वो कह रहा है pth टर्म उसकी जो वैल्यू है वो q है, जो qth टर्म है उसकी वैल्यू p है, p प्लस qth टर्म आप पता करें। इसके सोल्यूशन की तरफ चलें। आपको पता ही है nth टर्म के हवाले से हमने फार्मूला पढ़ा है, nth टर्म इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोगों ने अभी पढ़ा, बार बार पढ़ा है हमने। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम अपनी जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हम रिफॉर्म करते हैं। वो कह रहा है pth टर्म यानी कि a ऑफ p इज इक्वल टू n की जगह पे p आ गया, तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ p आ जाएगा, a प्लस p-1 इंटू डी। ए पी की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, a प्लस डी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा हमारे पास पी डी माइनस डी। ये आ गई हमारे पास ए पी की वैल्यू। लेकिन इस ए पी के बारे में वो कहता है pth टर्म इज़ q, यानी कि ए पी की वैल्यू अब ये q के इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास q की वैल्यू होगी। ठीक है, उसने कहा है द pth टर्म इज़ q, तो इसीलिए ए पी की वैल्यू ये हमने लिख ली, ये q के इक्वल होगी। बिल्कुल इसी तरह अब हम qth टर्म निकालेंगे, ए क्यू इज़ इक्वल टू अंदर सारे जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ q आ जाएगा इस फार्मूले को। ए nth टर्म निकाली, अब फिर उसके बाद हमने pth टर्म निकाली, अब हम qth टर्म निकाल रहे हैं, a प्लस q-1 इंटू डी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस क्यू डी माइनस डी। ये qth टर्म है, qth टर्म तो p के इक्वल होती है, तो ये आ जाएगा p इज़ इक्वल टू दिस। ओके, ये pth टर्म भी आ गई, qth टर्म भी आ गई। अब हम निकालते हैं p प्लस qth टर्म। तो क्या थी हमारे पास, a ऑफ p प्लस q। जिस तरह हमने nth टर्म निकाली इसके मुताबिक हमने pth टर्म निकाली, फिर qth टर्म निकाली। अब हम p प्लस qth टर्म निकाल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ p प्लस q आ जाएगा, a इंटू ए प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ऑब्वियसली a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी। अब इसी को ए पी प्लस क्यू को, इसकी ये जो वैल्यू है इसको अगर हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस क्यू डी माइनस डी। इसके अंदर भी है पड़ा हमारे पास a प्लस क्यू डी माइनस डी। इस सारे की जगह पे हम इसकी वैल्यू, ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस सारे को मैं हटाकर, जो मैंने अंडरलाइन किया इस सारे को हटाकर इस सारे की जगह पे मैं लिख दूंगा p, क्योंकि इन तीनों को, ये तीनों जो है यहाँ पे p के इक्वल है, तो p प्लस पी डी बन जाएगा। मैं इसको लिखूँगा a ऑफ p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू p प्लस पी डी। ओके, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं a ऑफ p प्लस क्यू को, इसके इस पार्ट को मैं अगर कंपेयर करूँ, यहाँ पे देखें आपके पास q की वैल्यू है, ठीक है, a प्लस पी डी माइनस डी। यहाँ पे ये वाली चीज़ भी यहाँ पड़ी है हमारे पास, a प्लस पी डी माइनस डी। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसके इक्वल हो जाए तो ये इसके इस सारे को हटाकर a प्लस पी डी माइनस डी, इन सब को हटाकर मैं इसकी जगह पे q लिख सकता हूँ। तो a ऑफ p प्लस क्यू, a ऑफ p प्लस क्यू इज़ ऑल्सो इक्वल टू q प्लस क्यू डी। ठीक है, ये सारा जो है q के इक्वल आ गया, बाकी ये चीज़ रहेगी तो q प्लस क्यू डी है, इसके इक्वल बन जाएगा। अब इसको देखें, इन दोनों इक्वेशंस में लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों की एक जैसी है, लेकिन राइट साइड दोनों की एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम यूँ करेंगे, इसकी दोनों की राइट साइड को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। हम इसको यूँ कहेंगे कि p प्लस पी डी इज़ इक्वल टू q प्लस क्यू डी। तो लेफ़्ट साइड पे हम इसके अंदर p कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 1 प्लस डी इज इक्वल टू, इस साइड पे हम q कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस डी। अब देखिए, दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या p और q एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं, वो खुद कह रहा था कि pth टर्म इज़ इक्वल टू qth टर्म, pth टर्म इज़ इक्वल टू q, qth टर्म इज़ इक्वल टू p। तो p और q तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो नहीं सकते। ठीक है, तो 1 प्लस डी जो है इसकी वैल्यू 0 होगी, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। यहाँ से हमें पता ये चला कि 1 प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी हमारे पास, -1। ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू -1। अब हम a ऑफ p प्लस क्यू, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें डी की, या इस इक्वेशन में हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। हम किस तरह करेंगे, हमारे पास a ऑफ p की वैल्यू a ऑफ p प्लस क्यू की वैल्यू है हमारे पास q, इसको मैं ले रहा हूँ q इंटू 1 प्लस डी, ये आ गई हमारे पास।
क्यू हमारे पास वैसे का वैसा आ गया 1, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 क्या होता है 0, 0 जब क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। डी ऑफ पी प्लस क्यू, ए ऑफ पी प्लस क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू टर्म की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, यही हमारा राइट आंसर है। एक्सप्रेस 1.14 एज परसेंटेज ऑफ 1.9, वो कह रहे 1.14 जो है 1.9 का कितने परसेंट है। तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका होता है, जो गिवन नंबर है होता है उसको आप ऊपर लिख दें, टोटल नंबर को आप नीचे लिख दें। 1.9 नीचे आ गया, 1.14 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये 100 ऊपर वाले इन दोनों के साथ 1.14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 114 ओवर 1.9। अब डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 114 मल्टीप्लाई बाय 10 1140 ओवर 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बन जाएगा 90। ओके, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो किस तरह करेंगे। 19 है, 19 6 114 होता है, 19 1 19, 19 6 114, 0 का वैसे वैसे आ जाएगा, तो हमारे पास 60%, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 175,000 टू 62,500। 1,75,000 से किसी टाउन की आबादी 2,62,500 पे बढ़ गई है एक डेकेड में, इन अ डेकेड। ये उसका थोड़ा सा मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपसे मिस हो जाए, है तो ऑब्वियस सा कि एक डेकेड के अंदर, एक अशरे के अंदर, यानी कि 10 सालों के अंदर किसी जगह की आबादी 1,75,000 से 2,62,500 पे पहुंच गई है। वो कह रहा है पर एनम उसका इंक्रीज़ कितना है, पर ईयर परसेंटेज के लिहाज से बताएं कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो हम देख लेते हैं, पहले इसका इंक्रीज़ देखते हैं कितना हुआ, कि उसकी आबादी बढ़ी है 2,62,500। इसमें से हम उसकी इनिशियल आबादी माइनस कर देंगे, इनिशियली कितनी थी 1,75,000। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास ये आंसर आता है 8,87,500, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये आबादी उसकी इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीमेंट उसका इतना आया 10 सालों के अंदर। ठीक है, 10 सालों में इतनी आबादी इंक्रीज़ हुई है, तो एक साल में कितनी आबादी इंक्रीज़ होगी, मैं उसको 10 पे डिवाइड कर दूंगा। किसी भी नंबर को अगर 10 पे डिवाइड करना हो तो आपको पता ही है, राइट साइड से उसका एक ज़ीरो ख़त्म कर दें। किसी नंबर का 10% निकालना हो या 10 पे डिवाइड करना हो, राइट साइड से एक ज़ीरो उसका ख़त्म कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8750। ये उसकी एक साल का इंक्रीमेंट है, एक साल में आबादी इतनी बढ़ी है। वो कह रहा है हर साल कितने परसेंट आबादी बढ़ी, कितनी आबादी बढ़ी नहीं, नंबर उसने नहीं पूछा, उसने परसेंटेज में पूछा है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताएं हर साल में कितनी आबादी बढ़ी है। तो इस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसी नंबर को 8750 है, इसको हम ओरिजिनल आबादी पे, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो उसकी थी उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था 175,000। ठीक है, 175,000 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे हम। तो ओवरऑल हमारे पास ये 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसके एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 875 डिवाइडेड बाई 175, तो हमारे पास आंसर आता है इसका 5% उसकी आबादी जो है हर साल इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है इफ़ एज सैलरी इज़ 50% मोर देन बाय हाउ मच परसेंट बीज सैलरी इज़ लेस देन एज सैलरी। वो कहता है ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी की सैलरी फ़र्ज़ करें 100 रुपये है, तो ए की सैलरी उसके 50% ज़्यादा है, यानी कि 100 में 50 मज़ीद प्लस कर दें तो ए की सैलरी कितनी होगी हमारे पास 150 होगी। ठीक है, तो वो कह रहा है बी की सैलरी से ए की सैलरी 50% ज़्यादा है, यानी कि 100 के हिसाब से 50% हमने प्लस किया तो ये 150 बन गई। ठीक है, अब वो कहता है यही जो डिफरेंस है ये इसके हिसाब से तो 50% है, यही डिफरेंस ए की वैल्यू के हिसाब से कितने परसेंट बनता है ये हमने निकालना है। डिफरेंस एक्चुअली है कितना, 100 और 150 में कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। यही 50 इस 100 के हिसाब से तो 50% है, इस 150 के हिसाब से कितने परसेंट है ये हमने निकालना है। 50 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको पता ही है इसकी एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास 50 जो है 150 का कितने परसेंट है, ये 33% है। इसको हम 1/3 भी कह सकते हैं, गिवन ऑप्शंस में 1/3 दिया हुआ हो या 33% दिया हो, यही हमारा राइट आंसर है। गिवन क्वेश्चन में हमें कहता है
5% ऑफ 100, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। 5% का मतलब है 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25 बनता है, 25/100 हमारे पास रह गया, ठीक है ना। 5 5 25 ओवर ये वाला 100, 100 से 100 कैंसिल हो चुका है। तो 25 बटा 100 क्या बनता है, बनता है 1/4, मतलब 1 के 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा कितना होता है 0.25 चौथाई, ठीक है 0.25, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 20% ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ डिडक्टेड देन ₹100 इज़ स्टिल टू बी पेड, हाउ मच वॉज द ओरिजिनल बिल। कहना वो ये चाह रहा है कि टोटल बिल जितना भी था उसमें से 20% बिल हमने पे नहीं करना, 20% बिल निकाल दिया गया, तो अब जो 80% बिल हमने पे किया उसकी वैल्यू जो है वो ₹100 है। तो बताएं टोटल बिल कितना था। तो हम कह सकते हैं कि 80% ऑफ द टोटल बिल को हम x अज्यूम कर लें, 80% ऑफ x, इसकी वैल्यू वो क्या कह रहा है, 100 रुपये है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इस तरफ वैसे ही है। 80% का मतलब क्या होता है 80/100, तो इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 100/80। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाती है, 2 4 8, 2 5 10 हो जाता है, 4 1 4, 4 25 100, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आता है हमारे पास 125। ये हमारे पास टोटल वैल्यू थी जिसका 20% हमने निकाल दिया, तो बाकी रह गया ₹100 जो हमने बिल पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x, y and z आर इन प्रोपोर्शन देन, जब तीन वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में हों तो हमेशा जो दरमियान वाली वैल्यू होती है वो रिपीट होती है। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है x/y रेशो z रेशो x/y प्रोपोर्शन z रेशो x। अब देखें y दरमियान में आया तो दरमियान में दोनों जगह पे y ही रिपीट होना चाहिए। ए ऑप्शन भी हमारा ठीक नहीं है, बी ऑप्शन देख लें x/y प्रोपोर्शन y रेशो z, यही हमारा राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन में देखें x/y प्रोपोर्शन z रेशो y, ऐसे भी नहीं होगा, जो y है वही हमारा दोनों बार दरमियान में आएगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन ही राइट आंसर है।